औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। हम तीन बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तीन शहर मूलतः मत्स्य ग्रहणों तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया गया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन तीन बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। चित्र 12.1 ओरिएंटल सीनरी 1758 में प्रकाशित डेनियल के एक चित्र पर आधारित टॉमस तथा विलियम डेनियल द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का दक्षिण पश्चिमी अवलोकन। माल से लदे यूरोपीय जहाज दूर क्षितिज पर अंकित है। अग्रभाग में मछुआरों की देसी नाव देखी जा सकती हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीके से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कोलकाता के नक्शे अन्य पुरानी भारतीय कस्बों से काफी हद तक अलग थे और इन शहरों में बनाए गए भवनों का अपने औपनिवेशिक उद्भव का स्पष्ट छाप थी। इस इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है, इतिहास के छात्र छात्राओं को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, लकड़ी, ईंट या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवास से लेकर श्रमिक की साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के शहरों पर नजर डालनी चाहिए। कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला? कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार के आर्थिक गतिविधियों और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बन कर उभरे। लोग ग्रामीण अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालक के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चित होती थी। किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरी तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांवों की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे, लेकिन व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। स्रोत एक, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन। 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस प्रकार करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया।
जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिन तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्ध भूमि बनी रही। 3 द्वार अजमेरी, तुर्कमान और दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में थे। इस प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ा कर पलायन करने लगे। शहरों के बाहर छोटे गांवों और देव स्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। सृजन होता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेत था। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्पी का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसीलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसके अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवां सराय स्थित होती थी। नगरों का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुराई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्योहारों अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिससे तीर्थ और व्यापारी जुड़े जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थाओं का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर के अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वाश्चर्य वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत क्षेत्र 12.2 शाहजहानाबाद 1857 शहर के चारों ओर बनाई गई दीवार को 1857 के बाद ढा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज्म में आप ब्रिटिश बसावट और छावनी देख सकते हैं। ये लाल किला दिख रहा है बगल से नदी के, इस चित्र में दिखाया गया है। में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। दिल्ली का कोतवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दादा गंधार नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ें। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता की क्रमिक शरण के कारण ही उसके शासन से संबद्ध नगरों का आवागमन हो गया। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास। क्षेत्रीय राजधानी लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारिक, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से नई राजधानियों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिक को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों
तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बों और गज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया। परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणित हुई। कस्बा ग्रामीण अंचलों में एक छोटा नगर को कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंजा एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंजा दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंधित थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पंडिचेरी, आज का पुडुचेरी में व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्य ने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद और पूंजीवाद की शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी। मध्य 18वीं शताब्दी से परिवर्तन का एक नया चरण आरंभ हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी। चित्र 12.3 नदी से गोवा शहर का एक दृश्य जो ग्रे द्वारा 1812 में बनाया गया था। ये गोवा शहर का दृश्य तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका पतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। ये औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाजा से भारत के विशालतम शहर बन गए। शहरों का नाम मद्रास, बंबई और कलकत्ता शब्द उन गांव के अंग्रेजी प्रभावी नाम है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना व्यापारिक चौकियां बनाई थी। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कहा जाने लगा है। चर्चा कीजिए, आप जिस कस्बे, शहर या गांव में रहते हैं वहां की कौन सी इमारत, संस्थान या स्थान सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है। उसके इतिहास की पड़ताल कीजिए, पता लगाइए कि उसका निर्माण कब किया गया था, किसने किया, क्यों किया और उस इमारत का क्या उपयोग है और क्या इसकी उपयोगिता में कोई बदलाव आया है। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और राजनीतिक जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्टें प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास का योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपने सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियाँ, हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती थी। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती थी। 19वीं सदी के आखिरी में अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली
के जरिए शहरों के रख रखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला 1872 में किया गया। उसके बाद 1881 में दशकीय यानी हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़ों एक बहुमूल्य स्रोत हैं। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाले मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था में संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठा किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज को मापा गया था और किस चीज को नहीं मापा गया था। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसे साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारी को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्ग निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशीलता व परस्पर काटती पहचाने को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो कारीगर भी था और व्यापारी भी। जो आदमी अपनी जमीन पर खुद खेती करता था और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी? चित्र 12.4 बम्बई का मानचित्र कासल दुर्ग नामक गोले से घिरा हिस्सा किलेबंदी आजादी का अंग था। बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए हैं, जिन्हें भूमि विकास परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। ये चित्र में दिखाया गया है। ये गोल वाला प्लेन बम्बई, कोलभा, सियोन। बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। काफी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेश की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतर हिस्सों में दुनिया से कट कर रहे हैं। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़े को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमार या मौत की घटना का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? कहने का मतलब यही है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी अहमियत से इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन्हें
उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये संख्याएं क्या नहीं बता रही हैं, मगर जनगणना और नगर पालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्र और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले ज्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। बदलाव के रुझान। जनगणनाओं की सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। इसे चित्र 12.5 में समझा जा सकता है। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। और परिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बे के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता स्रोत नहीं, नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं। सर्वेक्षण पद्धति के विकास, सटीक वैज्ञानिकी औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्र को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। उस समय तैयार किए गए नक्शे में हमें काफी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबों की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका महत्व नहीं था। परिणाम स्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध है। जब ये योजनाओं की शुरू किया गया तो वहां से गरीबों को हटा दिया गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेजी से फैले और जल्द ही विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यातक उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे, मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीजें उतरने लगी। भारत से तैयार माल के बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयाती वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाले रेलवे लाइनों के अतिरिक्त अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। देखें अध्याय 10 चित्र 10.18। रेल नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों को भी स्थापना शुरू हो गई। जामलपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। 12.5 चित्र भारत में शहरीकरण 1881 से 1942 साल कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत 1891 में 9.4, 1901 में 10.0, 1911 में 9.4, 1921 में 10.2, 1931 में 11.1, 1941 में 12.8। चर्चा कीजिए। जनगणना के अलावा ऐसे 2 विधियां बताइए जिनके माध्यम से आधुनिक शहरों में आंकड़े इकट्ठा करने और उनको संकलित करने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका था। सांख्यिकी आंकड़ों या शहर के नक्शों में से किसी एक का अध्ययन कीजिए। पता लगाइए कि ये आंकड़े किसने और क्यों इकट्ठा किए। इस तरह के संग्रह में कौन से संभावित भेदभाव छिपे हो सकते हैं, कौन सी जानकारियां थी जिनको दर्ज नहीं किया गया। यह पता लगाइए कि वे नक्शे क्यों बनाए गए और क्या उनमें शहर
के सभी भागों को समान बारीकी से चिन्हित किया गया है। चित्र 12.6 फोर्ट एरिया का बोरा बाजार 1885। जैसे जैसे बम्बई फैली, फोर्ट एरिया भी बढ़ने लगी। व्यापारी, दुकानदार और नौकर पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खुले और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। इसके भीड़ भाड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने फोर्ट के उत्तरी इलाके से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिश शुरू कर दी। नए शहर कैसे थे? बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और मुंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी हुए चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखानों यानी वाणिज्य कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलाबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फर्क और भी तीखी हो गया। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसी देहाती और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाहों शहरों में से गहरे तौर पर जुड़ने लगे, क्योंकि कच्चा माल निर्यातक के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वहां कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिल लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। हालांकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चे माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामान्य आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ सही मायने, ये चित्र 12.7। कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट, टॉमस एंड विलियम डेनियल का उत्कीर्ण चित्र 1787। ओल्ड फोर्ट पानी के किनारे बनाया गया था। कंपनी का माल यहीं उतारा जाता था। स्थानीय लोग यहाँ नहाने धोने के लिए आते थे। मायने में दो औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत किसी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि पश्चातापूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने अब हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन अब इसके औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था को कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। चित्र 12.8, 12.9 को देखिए। सड़क पर होने वाले उन गतिविधियों पर ध्यान दीजिए जिन्हें डेनियस बंधु चित्रों में दर्शाना चाहते हैं। इन गतिविधियों से 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता के सड़कों के सामाजिक जीवन के बारे में क्या पता चलता है? एक नया शहरी परिवेश औपनिवेशिक शहर पर नए शासकों की वाणिज्य संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषी बिचौलिया व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का
विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी, उद्योग के लिए बीमा एजेंसी, यातायात डिब्बों और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइट्स बिल्डिंग इस तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यह राइट्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चारदीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहरों की सीमा से सटे उप शहरी सर्वमुफस्सिल इलाकों में बगीचा, गार्डन हाउस बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्लीय भेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए। चित्र 12.8 द ओल्ड कोर्ट हाउस एंड राइट बिल्डिंग, टॉमस एवं विलियम डेनियल 1886। दाएं हाथ पर कोर्ट हाउस न्यायालय परिसर के खुले तोरण पथ वाले बरामदे और लंबे खंभे को 1892 में ढा दिया गया था। इसके बगल में राइट्स बिल्डिंग खड़ी है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जिन्हें भारत में आने पर राइट्स कहा जाता था, रहते थे। बाद में यह इमारतें सरकारी कार्यालय बना दी गई। ये चित्र में दिखाई गई हैं। ये चित्र नंबर 12.9 चौरंगी में नई इमारतें, टॉमस एंड विलियम्स डेनियल 1787। मैदान के पूर्वीय किनारे पर अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिरी में बनने लगे थे। इनमें से ज्यादातर मकान पल्लाडिनियल शैली के थे, जिनमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए गए थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी जमीनें भी खरीद ली थी। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों जो देशियों नेटिव्स के खतरे से दूर ज़्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइंस में केवल गोरे को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कें, बड़े बागीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदानों और चर्च आदि से लैस ये छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल। चित्र 12.10 द मार्बल पैलेस, संगमरमर महल, कलकत्ता। यह नए शहरी संभ्रांत वर्गों के किसी भारतीय परिवार द्वारा बनवाई गई सबसे भव्य इमारत में से एक थी। ये चित्र में दिखाई गई है। सबसे भव्य इमारत है आश्रय स्थल। चित्र 12.11 चितपुर बाजार, चार्ल्स डी आइली द्वारा। चितपुर बाजार कलकत्ता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। यहाँ विभिन्न प्रकार के मकानों को देखिए। एक तरफ अमीर जमींदार की ईंटों से बनी इमारत है तो दूसरी तरफ फूस से बनी गरीबों की झोपड़ियां हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहे मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पैगोडा कहते थे,
जिसका यहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्र नामक जमींदार ने निर्माण कराया था। नस्ल पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर स्याही में रंगे होते थे। तो थी ही भारतीय कस्बों की घनी और बेतरतीब बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी। अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्लों का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी, लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी महामारी फैली और हजारों लोग मर गए तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उनको भय था कि कहीं ये बीमारी ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाए। 1860 से 70 के दशकों में साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासनिक उपाय लागू किए गए और भारतीयों शहरों के निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकास और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया। पहला हिल स्टेशन छावनी की तरह हिल स्टेशन पार्वती सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरत में था। वर्तमान शिमला का स्थापना गुरखा युद्ध 1815 से 16 के दौरान की गई थी। अंग्रेज मराठा 1818 युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीन लिया गया था। ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। भारतीय पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीजें माना जाता था, खास तौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी। इसीलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमलों के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपने काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानी बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया गया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। चित्र 12.12 शिमला के एक औपनिवेशिक मकान का चित्र। यह सर जॉन मार्शल का आवास था। ये चित्र सर जॉन मार्शल का आवास दिखाया गया है। हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की थी। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान अंगला आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। चित्र 12.13 मनाली हिमाचल प्रदेश का एक गांव। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में भी उपनिवेशिक स्थापित शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले ही
पहले की तरह ही रहते रहे। रेलवे के आने से ये पर्वतीय सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। उच्च और मध्यम वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाट के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहां उन्हें शासक यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इनके पास के इलाके में चाय और कॉफी बागानों की स्थापना से मैदानी ताकतों इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की ही सैरगाह नहीं रह गए थे। नए शहरों में सामाजिक जीवन, साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव थे। यह जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी। वहाँ चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रमों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहरों के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। चित्र 12.14 कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्रम गाड़ी, ये ट्रम गाड़ी दौड़ रही है। यद्यपि अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य की वाकफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने और उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्क, शिक्षकों, वकील, डॉक्टर, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा मध्यम वर्ग बढ़ता गया। उसके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थान तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त करते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीके पर सवाल उठने लगे। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तक के माध्यम से मध्यम वर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानून को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारी लोगों को असंतोष था। रूढ़िवादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहें। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री में मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी, अमर कथा, मेरी कहानी, विनोदिनी दासी 1863 से 1941 बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआत दशकों में जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने नाटककार और निर्देशन गिरीश चंद्र घोष 1844 से 1912 के साथ काफी काम किया। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना 1883 के पीछे उनका मुख्य हाथ था। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना गया। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने अमर कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। वह एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री, संस्था, निर्माता और लेखिका कई भूमिकाएं के साथ निभाती थी, लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी पसंद नहीं किया। रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर
के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था, जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। शहरों और मेहनत काश गरीबों या कामगारों की एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहरों में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। शहर की जिंदगी एक संघर्ष थी। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रिहायशी का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्रायः अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों, लोक रंगमंच और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। चित्र 12.15 19वीं सदी के आखिरी की एक काली घाट पेंटिंग है। स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिख कर अपने घर की चारदीवारी से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की एक छवि खूब दिखाई देने लगी। चर्चा कीजिए, आपके निवास स्थल से सबसे नजदीक पड़ने वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? पता लगाइए उसका निर्माण कब कराया गया है और उसे माल ढुलाई के लिए बनाया गया था या सवारी यातायात के लिए। अन्य लोगों से पूछिए कि वे उस स्टेशन के बारे में क्या जानते हैं। आप इस स्टेशन पर कितनी बार जाते हैं और क्यों? स्रोत दो मछुआरों की नज़र से यह 20वीं सदी की शुरुआत में जेलोपाड़ा मछुआरों की क्वार्टर कलकत्ता के लोगों में प्रचलित एक स्वांग का हिस्सा है। दिल से एक भावना से कलकत्ता में आया, कैसन कैसन मजा हम हिया देखन पाया। अरी समाज, ब्रह्म समाज, गिरिजा मस्जिद, एक लोटा में मिलत दूध पानी सब चीज, छोटा बड़ा आदमी सब बाहर करके दांत झापड़ मार के बोलत है अंग्रेजी में बात। झापड़ मार के बोलत है अंग्रेजी में बात। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन। मद्रास, यद्यपि मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके विचार कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। उनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चित ही इजाफा होगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत में सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादन की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकियां बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते थे। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कला हस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता 1746 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ अंग्रेजों के वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहां ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इस एक खास किस्म के घेराबंदी के रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने का इजाजत नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगाल को वहां रहने की छूट थी। प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की
संरचना भी गोरे के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास की विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढा दिया गया ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बन जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकर, कारीगर, बिचौलिया और दुष्भाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये चित्र 12.16 मद्रास का नक्शा, ये लाल रंग के घेरा हुआ मद्रास के नक्शे फोर्ट सेंट जॉर्ज के इर्द गिर्द बना व्हाइट टाउन बाएं सिरे पर तथा पुराना ब्लैक टाउन दाहिने सिरे पर है। फोर्ट सेंट जॉर्ज घेरे में स्थित है। ध्यान से देखिए कि ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया था। ये ब्लैक टाउन है। ये चित्र 12.17 ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा टॉमस एवं विलियम डेनियल द्वारा चित्रित ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डेनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित 1798 पुराने ब्लैक टाउन को ढाकर यह खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। क्षितिज पर आप किले से दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं। नए ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहां मंदिर और बाजार, कई इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जाति के मोहल्ले थे। चिंता द्वीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। वासर मेन पेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंधन था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। दूबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले में लगभग सारे बेल्लार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों को बढ़िया फायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय कामों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमिटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसे का शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और वेनियार गरीब कामगार वर्ग में जाते थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिपली केन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिपली केन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां अनेक ब्राह्मण को भरण पोषण मिलता था। सान थोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला
लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्पसघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसर ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज, बगीचों वाले मकान, सबसे पहले माउंट रोड और पूना माली चित्र 12.18 पूना माली रोड पर बना एक गार्डन हाउस चित्र में दिखाया गया है। रोड के दोनों सड़कों पर बनना शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़क थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। यह इसीलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नजदीकी पड़ने वाले गरीबों में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा। कलकत्ता में नगर नियोजन आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब यह था कि शहर में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहर परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न संस्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकसित की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बाशिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक फौरी वजह से तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबारी की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। कुछ समय बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट ये स्रोत 3। एक देहाती शहर। मद्रास के बारे में इंपीरियल गेजेटियर 1908 में छपे इस अंश को पढ़िए। बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनवाए जाते हैं जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है और इनके बीच तकरीबन गांव की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसे सबसे घनी आबादी वाले देसी बस्तियों में भी वैसी भीड़ भाड़ नहीं देखती जैसे बहुत सारी दूसरे शहरों में दिखाई देती है। रिपोर्ट में लिखी बात से अक्सर रिपोर्ट लिखने वाले के विचारों का पता चलता है। उपरोक्त वक्त में लिखने वाला व्यक्ति किस तरह के शहरी भूदृश्य को बेहतर मानता है और वह किस तरह के बसावट को हेय दृष्टि से देख रहा है। क्या आप इन विचारों से सहमत हैं? नवीनतम फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह वाली
जगह खाली छोड़ दी गई, जिसे स्थानीय लोग मैदान या गररेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इस तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है, यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेल्लेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आज जमाने के बदले वेलेजली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्सों की भीड़ भाड़, जरूरतों से ज्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, संढ़ाद और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को इन चीजों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिनसे बीमारियां फैलती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के गोलाबारी के लिए जगह। कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सैन्य तैनात कर दी। उन्होंने किले के नजदीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किलों के बीच काफी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। ये चित्र दिया गया है 12.19 गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता, चार्ल्स डी आइल। 1848 गवर्नर जनरल के निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता था, जिसे वेलेजली ने ब्रिटिश राज्य की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। चित्र 12.20 कलकत्ता में चितपुर रोड के तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार शहर के स्थानीय समुदायों के लिए बाजार व्यवसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय के स्थान था। यूरोप के लोग बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे, लेकिन उसे भीड़ भरा और गंदा भी मानते थे, लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासनिक आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटी का गठन हुआ। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधक इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना के बारे में बार बार दुहाई दी जाने लगी। वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे का व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआत दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्सों में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्सों को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया
और मेहनत काश गरीबों को वहाँ वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहर किनारों पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सक विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उसे उस समय के स्वीकृति स्रोत चार हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक था। वेलेजली ने कलकत्ता मिनट्स 1803 में लिखा था, यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह इस विशाल शहर में सड़कें, नलियों और जलमार्गों में सुधार की एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में अस्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के अस्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराए। स्वीकृति सिद्धांत जीवन परिस्थितियां और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है के अनुसार कार्रवाइयों की इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोशवासजी जैसे शहरों के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसीलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया, उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले और कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीब को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1836 में इस आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकान के ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। 19वीं सदी आते आते शहर के सरकारी दखल अंदाजी और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वे जमाना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्त पोषण, फंडिंग सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस आधार पर और ज्यादा तेजी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ल विभाजन को बल मिला। नगर निगम में मौजूदा भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। चित्र 12.21 लॉटरी कमेटी सुधारों के बाद कलकत्ता में यूरोपीय टाउन का एक भाग यहाँ आप विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान देख सकते हैं। जे साल्च द्वारा बनाई गई योजना से 1825 में दी गई थी। वेलेजली ने सरकार की जिम्मेदारी को किस तरह परिभाषित किया, इस भाग को पढ़िए और चर्चा कीजिए कि इन विचारों को लागू किए जाता तो उनसे शहर में रहने वाले भारतीयों पर क्या असर पड़ता। बस्ती, बंगला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और उसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाने लगी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किए जाने लगा। ये चित्र दे रखा है, चित्र में कॉमन चेंज दे रखा है जो बहुत बारीकी से है। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता
बम्बई और मद्रास जैसे शहरों की शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था कि मानव शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीजों को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपने पन का दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यता, आदर्श शहरों का साफ और व्यवस्थित नियोजन और सुंदर होना जरूरी था। चित्र 12.22 कलकत्ता की एक बस्ती दिखाई गई है। बम्बई में भवन निर्माण, यदि इसी शाही दृष्टि से सरकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरी तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों की मोती टांग दी जाए। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियां और पुल कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारणतः इमारतें नहीं थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थीं। आइए देखें कि बम्बई में इस सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया था। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं का एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक शासन भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय कंपनी और बिचौलियों इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई के अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपतियों वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपतियों वर्ग में पारसी, मरवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और अर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 10 में, जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अरब प्राइम इन इंडिया यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था। जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासनिक संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देते थे। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसे महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती थी। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग को दिखाने वाली इमारतों तो औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के
आदि हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इस की एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके लिए अंग्रेजी को बेंगलू शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरा फूस की बनी झोपड़ी होती थी। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ा जमीन पर बना हुआ था। उसमें रहने वाले को न केवल प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढालवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिश नस्ली ढंग गढ़ बन गए थे, जिनमें ये चित्र 12.23 बम्बई का एक बंगला 19वीं शताब्दी में बनाया गया दिखाई दे रहा है, जिनमें शासक वर्ग भारतीय के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापित शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियां उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयती थी। इनमें से एक शैली थी नव शास्त्रीय और नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणित संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल चित्र 12.16 इस शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलिफेंट सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हरनिमान सर्कल रखा दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादी की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित था। इसमें पहली मंजिल पर ढले हुए तरुण पथ एक क्रोड की संरचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया था। दुकानदारों व पैदल चलने वाले को तेज धूप और बरसात से बचने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था। ये चित्र में 12.25 एलिफेंट सर्कल। यहाँ आप ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को देखिए। चित्र ये 12.24 बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे का दफ्तर है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बंगलों में ढलवा छतें यानी पिच्ड रूफ का चलन कम होने लगा था। हालांकि मकानों का सामान्य योजना से कोई बदलाव नहीं आया था। एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया वह नवगाथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबों और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती थी। गाथिक शैली का जन्म इमारतों खासतौर से गिरजों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए। नवगाथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बम्बई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यह शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसे कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाए गए। इनमें से कुछ इमारतों
के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोसासाजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद्र के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नव गॉथिक शैली इसलिए रस आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैली भी प्रगतिशील थी और उनका कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नवगॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शहर में रेलवे स्टेशन के डिजाइन और निर्माण में काफी निवेश किया। चित्र 12.26 बम्बई सचिवालय सेक्रेटरीएट एच एशियाटिक क्लियर बिलिकंस द्वारा बनाया गया डिजाइन। द बिल्डिंग 20 नवंबर 1875 से लिया गया रेखाचित्र ये चित्र में दिखाया गया है था, क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क को के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनके नवगॉथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेट वे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। ये चित्र 12.27 विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन FW स्टीकन्स द्वारा तैयार किया गया। ये डिजाइन दिखाया गया। 12.28 मद्रास लॉ क्वार्टर्स 1892 बम्बई में गॉथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ही ज्यादा फली फूली। अदालत की इस इमारत के डिजाइन में पठान और गॉथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। ये इनमें दोनों शैली तत्व दिखाई देते हैं। बम्बई के ज्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चाल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थीं, जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दलान होती थी। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिसमें उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। चित्र 12.29 में ताज महल होटल को दिखाया गया है। इमारतें और स्थापत्य शैली क्या बताती हैं? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक
आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़रों के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए भारतीय शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इस प्रकार एक खास वक्त के स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा सकता है, और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर खंभे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतें के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। चित्र 12.30 बम्बई का एक चाल दिखाया गया है। चाल ये चित्र में है। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी हैं। ये नई शैलियों की लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती हैं। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे। लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देशी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिमी के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। 19वीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने का प्रयास दिखाई देते हैं। इस सांस्कृतिक टकराव के बेहतर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियों बदलती और विकसित होती गई। इसीलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खींचतान किस तरह शक्ल ले रही थी। चर्चा कीजिए कि किसी ऐसे ऐतिहासिक इमारतों को चुनिए जो आपको बहुत पसंद है, उसकी वास्तुशिल्पी विशेषताओं की सूची बनाइए और उसकी शैली के बारे में पता कीजिए। विचार कीजिए कि उसके लिए वही खास शैली क्यों चुनी गई होंगी। काल रेखा 1500 से 1700 के बीच में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती है। पणजी में पुर्तगाली 1510 में, मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास 1639, बम्बई 1661 और कलकत्ता 1690 में अंग्रेज तथा पंडिचेरी में 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। 1797 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का निर्णायक जीत होती वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता बनी। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड बेलेजली द्वारा लिखित मिनट्स। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया जाता है और 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाई जाती है। 1857 बम्बई में पहली स्पिनिंग व विनिंग मिल की स्थापना होती है। 1857 बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1870 के दशक में नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। 1896 बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा। 1911 कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अधिक जानकारी के लिए सब साची भट्टाचार्य 1990 और नरबे इरवेंस 1989, नारायणी गुप्ता 1981 और तापन चौधरी और इरफान हबीब द्वारा संपादित द कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन खंड 1984, एथिन किंग 1976 और टॉमस आर मेटकॉफ 1989 और लुइस ममफोर्ड 1961 में पढ़ सकते हैं इन किताबों